नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात जेन जी की, जिसकी आजकल काफी चर्चा है। आखिर ये जेन जी है क्या, जिसे लेकर भारत में भी बवाल मचा है। राहुल गांधी ने जेन जी से संविधान बचाने का आह्वान किया तो बीजेपी के तमाम नेताओं को नेपाल और बांग्लादेश की याद क्यों आने लगी? क्यों उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, सरकार के खिलाफ साजिश करना चाहते हैं? आखिर इस शब्द में इतना दम कहां से आया कि सरकारें नाम सुनते ही भयभीत हो जा रही हैं? और वो क्रॉस हड्डियों के बीच स्ट्रॉ हैट लगाए खोपड़ी वाला काला झंडा जेन जी का प्रतीक कैसे हो गया? सभी जवाब मिलेंगे हमारे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का सफर। शुरुआत सबसे पहले नेपाल से। ये तस्वीरें, अभी इसकी चर्चा आगे करते हैं। ये देखिए, ये नेपाल के आंदोलन की तस्वीर है, जिसमें सिंह दरबार पैलेस के गेट पर एक ये झंडा है। सरकार के सोशल मीडिया बैन के आदेश के खिलाफ 8 सितंबर से नेपाल में एक बवंडर उठा। उसने केपी शर्मा ओली की सरकार को लील लिया। सुप्रीम कोर्ट, संसद, तमाम अहम इमारतों में आग लगा दी गई। नेताओं और मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इसे जेन जी आंदोलन कहा गया, जिसकी बेताबी से इस समय पूरी दुनिया में हुक्मरान सहमे हुए हैं। सबसे ज्यादा सहमे हैं इस झंडे से। ये काले रंग का झंडा, जिसे वन पीस कहा जाता है, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। इस कहानी को भी हम बताएंगे। फिलहाल तो ये समझिए कि इस झंडे का नेपाल से कोई संबंध नहीं है। संबंध तो फ्रांस और इंडोनेशिया से भी नहीं है, जहां इसे लेकर नौजवान विद्रोह पर उतारू हैं। इस समय पेरिस में और कुछ समय पहले इंडोनेशिया में। फ्रांस में, यानी पेरिस वहां की राजधानी, सितंबर में ही बजट कटौती के खिलाफ पेरिस में लोग सड़क पर उतरे तो हाथ में ये वाला झंडा भी था। इस झंडे को बैनर और कैप के रूप में इस्तेमाल किया गया। और फिर इंडोनेशिया में बाकायदा जो वहाँ पर एक ज़बरदस्त विरोध हुआ, ख़ास तौर पर बजट कट्स और ओवरवेट ट्रक्स पर जो बैन लगाया गया उसके खिलाफ, वहाँ पर भी ये झंडा सामने आया। सबसे पहले ड्राइवर्स ने इसका इस्तेमाल किया और फिर सोशल मीडिया पर यह झंडा वायरल हो गया। हमने इसे नेपाल में भी देखा। ये झंडा दरअसल किन चीज़ों का प्रतीक है कि जहाँ पर भी आंदोलन हो रहे हैं आजकल पूरी दुनिया में, नौजवानों के हाथ में कहीं ना कहीं से ये झंडा जरूर आ जाता है। ये जो क्रॉस बोन वाला और खोपड़ी बीच में, और ये जो हैट है, स्ट्रॉ हैट, ये कहानी दरअसल कुछ अलग कर देता है पूरे मसले को। आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आज़ादी और नाफरमानी। ये दो चीज़ें हैं, फ्रीडम और डिफाइंस, यानी अपने दौर की जो हुकूमत है उसकी बात न मानना, अपनी आज़ादी को प्राथमिकता देना। और ये झंडा जब नौजवानों के हाथ में आ जाता है तो इसका ये मतलब हो जाता है। भारत में जेन जी की चर्चा शुरू हुई नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आह्वान से। 18 सितंबर को उन्होंने वोट चोरी का प्रमाण देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने देश को बताया कि सॉफ्टवेयर के जरिए या किसी और तरीके से बाहर से कुल मिला के वोटिंग लिस्ट से विरोधियों के नाम कटवाए जाते हैं। और जब कर्नाटक सीआईडी इसकी जांच कर रही है तो चुनाव आयोग इससे जुड़े जो सबूत हैं उन तक सीआईडी की पहुंच नहीं होने दे रहा है। इसके बाद उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया। ये पोस्ट देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स और देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ खड़ा हूं, जय हिंद। इसमें ऐसा क्या है जिसमें किसी को आपत्ति होना चाहिए? लेकिन जब जेन जी लिख दिया राहुल गांधी ने, तो बीजेपी के नेताओं को इसका कुछ और अर्थ समझ में आया। वे राहुल गांधी पर टूट पड़े। उन्होंने इसे अराजकता का आह्वान बताया। कहा कि राहुल भारत में भी नेपाल की तरह विद्रोह कराना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जेन जी का आह्वान किया। यानी अगर राहुल सिर्फ छात्रों की बात करते, युवाओं की बात करते, तो शायद कोई दिक्कत नहीं थी।
लेकिन जेन ज़ी का आह्वान सरकार को, बीजेपी को बुरी तरह परेशान कर रहा है। जबकि राहुल संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, कोई डर नहीं फैला रहे हैं, ना कह रहे हैं कि सड़क पर उतरो और जैसा नेपाल में हुआ वैसा करो, कुछ नहीं। लेकिन ये जेन ज़ी शब्द, इस शब्द से ही घबराहट आ जाती है जो लोग सत्ता में हैं। तो आखिर ये जेन ज़ी है क्या? और वो झंडा जिसकी हमने चर्चा की, वो कहाँ से आया, जिसके लहराते ही सरकारों के कान खड़े हो जाते हैं? जेन ज़ी यानी जनरेशन जेड, ये वो पीढ़ी है जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई। मतलब आज ये लोग 13 से 28 साल के बीच हैं। इन सभी को जेन ज़ी कहते हैं। लेकिन इसके आगे पीछे कौन से जनरेशन है, जेन ज़ी क्यों है, ये भी थोड़ा समझें। तो ये जो रोमन नंबर से पीढ़ियों का अंतर किया गया है वो कुछ यूं है। जो लोग 1965 से 80 के बीच पैदा हुए हैं उन्हें जेन एक्स कहा जाता है। ये वो पीढ़ी है जो काफ़ी काम करती है, जिसने 9/11 जैसे हमलों को देखा है, कोल्ड वॉर के डर में बड़े हुए हैं, काफ़ी सुरक्षित जॉब्स में, सुरक्षित नौकरियों में उनका फोकस है। 45 से 60 साल वाले लोग हैं। इनके दौर में ही भारत में ख़ास तौर पर उदारीकरण हुआ है, यानी एक बड़ा बदलाव इनके समय भी नज़र आया है। फिर जेन एक्स के बाद आता है मिलेनियल्स। ये जो मिलेनियल्स हैं ये वो हैं जो पैदा हुए 1981 से 1996 के बीच। ये काफ़ी रिसेशन के दौर के लोग हैं। उस समय रिसेशन आया था, लेकिन साथ में फेसबुक भी आया। ग्लोबलाइजेशन के दौर में ये लोग बड़े हुए, स्टार्टअप कल्चर में बड़े हुए, और आज ये 29 से 44 साल इन लोगों की उम्र है। ये फेसबुक जनरेशन और कॉरपोरेट में ये लोग काम करें। जाहिर है ये शहरी मध्य वर्ग के लोगों के बीच में ही इस पीढ़ी का हमें एक तरह से अंतर यहाँ समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरे देश के युवा ऐसे ही करते हैं जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद आई ये जेन ज़ी। जेन ज़ी यानी अभी हमने बताया 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई, काफ़ी व्यावहारिक है और सोशल जस्टिस के सवाल पर बहुत संवेदनशील है। ये पर्यावरण का जो संकट है उससे भी प्रभावित है और डिजिटल चीज़ों में काफ़ी एक्टिव है और एक्टिविस्ट के रूप में डिजिटल क्रांति का इस्तेमाल ये पीढ़ी करती है। और इस पीढ़ी के बाद भी एक पीढ़ी आ गई है जिसको कहते हैं जेन अल्फ़ा। 2013 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं, यानी अभी 12 साल की उम्र जिनकी है, ये एक तरह से बिल्कुल ही नए बच्चे हैं जो मिलेनियल्स की संतान है ख़ास तौर पर। हालांकि इन्हें आप आईपैड के किड्स भी कह सकते हैं और भविष्य में बदलाव लाने वाले लोग यही हैं। इनके समय में शायद दुनिया जितनी तेज़ी से बदलेगी, ख़ास तौर पर एआई की वजह से, उतनी कभी नहीं बदली थी। तो अभी तो सारा जो दारोमदार है वो जेन ज़ी पर है। ये जेन ज़ी जो है इसको लेकर तमाम रिसर्च हुई हैं। इनके मुताबिक ये वो लोग हैं जो रंग, लिंग और इन सब को लेकर बहुत फ़र्क नहीं मानते। इनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी बहुत ओपन है। यानी आप इसका मतलब यूँ समझिए कि ये अपनी जो यौन प्राथमिकताएं हैं उसको लेकर किसी तरह की शर्मिंदगी के शिकार नहीं होते हैं। साथ में ये एक नैतिक दुनिया के लिए भी बेताब है। भ्रष्टाचार इनके लिए एक बड़ा मुद्दा होता है और कई बार वे काफ़ी संवेदनशील हो जाते हैं, जैसे कि नेपाल में हुआ जब उन्होंने देखा कि आम नौजवान बेरोज़गारी का शिकार है, बहुत उसे तकलीफ़ों में वो गुज़र रहा है, लेकिन मंत्रियों के बच्चे दुनिया में घूम रहे हैं, बाहर वो छुट्टियां मना रहे हैं, तो उनका फ्रस्ट्रेशन काफ़ी बढ़ गया। और ये टेक सेवी भी हैं, यानी टेक्नोलॉजी में काफ़ी सहज हैं। ख़ास तौर पर जो आज की पूरी टेक्नोलॉजी है उसके साथ ये जुड़ते हैं, ख़ास तौर पर डिजिटल टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर्स में बहुत ये काम करते हैं। इसके साथ साथ कुछ इश्यूज़ भी हैं जैसे मेंटल हेल्थ, एग्जाइटी, अकेलापन कई बार बहुत हो जाता है। और जब भी लेकिन कोई ऐसा मुद्दा आता है तो उसमें ये बहुत तेज़ प्रतिक्रिया दिखाते हैं और उस झंडे को उठा लेते हैं जो आज जेन ज़ी का प्रतीक बना हुआ है, यानी वो झंडा जो अभी आपको यहाँ ऊपर नज़र आ रहा है, या हमने दिखाया
वो जो काला वाला झंडा। तो ये दरअसल आया कहाँ से? ये जो झंडा है वो दरअसल आया है जापान के एक एनिमेशन से। एक कार्टून जिस पर स्ट्रॉ हैट है, क्रॉस्ड बोन्स। ये एक वन पीस, एक बेहद लोकप्रिय जापानी मंगा या चित्रकथा है। ये है जो काफ़ी एक मशहूर है, काफ़ी एक एनिमेशन काफ़ी मशहूर है। इसे एइचिरो ओदा ने रचा है। कहानी का केंद्र है एक काल्पनिक समुद्री दुनिया जहां पायरेट्स यानी समुद्री डाकू हैं जो समंदर पर राज करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, उसका नाम है वन पीस, जिसे मशहूर समुद्री डाकू गोल्ड डी रोजर कहीं छिपा चुका है और उसके बाद रोजर की मौत हो गई। अब तमाम समुद्री डाकुओं के बीच होड़ है कि कौन वो खजाना ढूंढ लेता है। और इस चित्रकथा या इस एनिमेशन का मुखपात्र है मंकी डी लूफी ये है और ये इसके दोस्त हैं। ये एक युवा नौजवान लड़का है, युवा लड़का, आप जेनजी का समझ सकते हैं। ये एक पायरेट बनने का सपना देखता है, यानी समुद्री डाकू। ये एक डेविल फ्रूट यानी एक विशेष फल खाता है जिससे ये रबर की तरह खींचने वाला इंसान बन जाता है। अपने साथियों को जोड़कर वो इस समुद्री यात्रा में निकल पड़ता है, दुश्मनों से लड़ता है और धीरे धीरे अपने लक्ष्य के यानी वन पीस के करीब पहुंचता है, क्योंकि इसका सपना है कि ये पायरेट किंग बने, यानी समुद्री डाकुओं का राजा। लूफी अपने साथियों की एक टीम बनाता है जिसे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स कहा जाता है, यानी ये इस तरह का हैट पहनते हैं। ये जो इनका निशान है ये हड्डियों वाला और इस पर ये टोपी, स्ट्रॉ यानी घास की टोपी आप समझ सकते हैं। वन पीस में हर समुद्री डाकू का जो दल है उसका अलग जॉली रोजर होता है। आमतौर पर इसमें खोपड़ी और हड्डियों के निशान होते हैं। लूफी की टीम का झंडा भी वही है, खोपड़ी, हड्डियों, क्रॉस हड्डियां और सर पे टोपी। अब ये अभी मैंने जो जॉली रोजर कहा, ये दरअसल है क्या? दरअसल 17वीं 18वीं सदी में जो फ्रेंच समुद्री डाकू थे वो अपने झंडे को जॉली रूज कहते थे, यानी खूबसूरत लाल। तब झंडे लाल रंग के होते थे जो संकेत था कि दुश्मन को कोई दया नहीं मिलेगी। अंग्रेजी बोलने वालों ने फ्रेंच के उच्चारण को बिगाड़ा और उसे जॉली रूज को जॉली रोजर कहना शुरू किया। तो अब सभी समुद्री डाकुओं ने बाद में एक काले झंडे पर खोपड़ी और हड्डी का चिन्ह बनाना शुरू किया। इसका मतलब था कि हम समुद्री डाकू हैं, अगर तुमने आत्मसमर्पण नहीं किया तो मौत तय है। सवाल है कि इस झंडे को जेनजी ने क्यों अपनाया? दरअसल वन पीस का जो जॉली रोजर है यानी खोपड़ी पर स्ट्रॉ हैट वाला झंडा, ये केवल समुद्री डाकुओं का निशान भर नहीं है, बल्कि कहानी में ये कुछ मूल्यों और आदर्शों का प्रतीक भी बन जाता है। ये झंडा, ये वो झंडा है, ये लूफी का स्ट्रॉ हैट है और ये उसका झंडा है। कुछ चीजें क्या हैं? स्वतंत्रता। लूफी और उसकी टीम किसी राजा या साम्राज्य के आदेश को नहीं मानते। झंडा उनके लिए अपने तरीके से जीने का प्रतीक है। यही कारण है कि दुनिया के तमाम आंदोलनों में यह झंडा आज़ादी और विद्रोह का प्रतीक बनकर दिखाई देने लगता है। चेजिंग ड्रीम्स यानी सपनों का पीछा करना या स्वप्न दर्शिता। हर स्ट्रॉ हैट क्रू सदस्य का कोई बड़ा सपना है, यानी समुद्र का नक्शा बनाना, महान योद्धा बनना, समंदर का राजा बनना वगैरह वगैरह। झंडा इस बात का संकेत है कि सपनों के लिए जोखिम लेना सही है। फिर मित्रता और निष्ठा, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। जॉली रोजर क्रू की पहचान है इसे बचाना, इसके लिए लड़ना और अपने साथियों के लिए बलिदान देना। ये सब कहानी में बार बार दिखाया जाता है। जब दुश्मन लूफी के झंडे को अपमानित करते हैं तो उसे बचाने के लिए पूरा क्रू यानी जो सारे इसके साथी हैं वो जान को दांव पर लगा देते हैं। और फिर बहादुरी। समुद्री डाकू जीवन का मतलब है खतरे, दुश्मन और अनिश्चितता। झंडा ये बताता है कि वे किसी भी खतरे से डरते नहीं हैं। कई बार वन पीस में झंडा टूटने के बावजूद भी उसकी मरम्मत की जाती है, मानो ये हिम्मत और उम्मीद की लौ है। और न्याय और विद्रोह, जस्टिस, रिबेलियन। लूफी और उसका जो दल है
वो कई बार कमजोर और शोषित लोगों की रक्षा करता है। भले ही उन्हें समुद्री डाकू कहा जाता है, लेकिन असल में वे दबाव, भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ विद्रोह के प्रतीक हैं। इसलिए झंडा किसी तरह का बिना तानाशाही वाला न्याय भी दिखाता है। इंडोनेशिया, नेपाल, फ्रांस जैसे देशों के युवा आंदोलन में यह झंडा इसीलिए दिखाई दिया क्योंकि ये व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह, आज़ादी और न्याय की तलाश का प्रतीक बन गया। ये बताता है कि युवाओं ने इसे एक मज़ेदार पॉप कल्चर चिन्ह से आगे बढ़ाकर नैतिक साहस और आदर्शों का प्रतीक बना लिया है। और यही बात शासकों को रास नहीं आती कि नई पीढ़ी न्याय के लिए विद्रोह के रास्ते पर चले। वो नशे में डूबी रहे, इससे सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि कई बार तो इसका जतन भी सरकारें करती हैं कि नई पीढ़ी नशे में डूबी रहे, किसी भी तरह का नशा। वे ये कभी नहीं चाहती कि नौजवान सवाल करें। वैसे ये सब सुनकर एक ख्याल और आ जाता है कि जेनजी ऐसा क्या कर रहे हैं जो पिछली पीढ़ियों ने नहीं किया। नौजवान तो हर युग में ऐसे होते हैं। दरअसल नौजवान होते ही वही हैं जो अपने सवालों का, अपने युग के सवालों का जवाब तलाशते हैं, न्यायप्रिय और विद्रोही। आखिर हम जेनजी को इस समय 28 साल की उम्र तक मानते हैं, तो भगत सिंह की कितनी उम्र थी? भगत सिंह शहीद आजम, जब इन्हें फांसी पर चढ़ाया गया तो इनकी उम्र महज 23 साल थी, यानी वे भी अपने दौर के जेनजी के ही प्रतीक थे। वे शहीद आजम इसलिए कहलाते थे कि वे सिर्फ आज़ादी नहीं चाहते थे, बल्कि एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जिसमें किसी के साथ अन्याय ना हो। इन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक शोषण के हर प्रकार का अंत नहीं हो जाता। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शोषण करने वाले गोरे हैं या फिर काले। सावरकर जैसों ने अंग्रेज़ों के सामने गिड़गिड़ाते हुए दया की न जाने कितनी अपील की थी, लेकिन भगत सिंह, इन्होंने कहा कि फांसी पर मत चढ़ाओ, गोली से उड़ाओ, क्योंकि हम राजनीतिक कैदी हैं। 23 साल की उम्र थी। भगत सिंह हमारे राष्ट्रीय नायक हैं, जेनजी ही थे। और भगत सिंह ही क्यों, ये जो हमारे देश को बनाने वाले महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष, ये सब भी तो जेनजी थे। गांधी जी लंदन से पढ़ाई करने के बाद जब लौटे, दक्षिण अफ्रीका में वकालत शुरू की, और जब उन्हें नस्ल भेद का सामना करना पड़ा 1893 में, तो उनकी उम्र कितनी थी? कोई ज्यादा नहीं थी, बस 1869 में वो पैदा हुए, तो आप समझ लीजिए 24 साल, यानी 24 साल में इन्होंने वो लड़ाई शुरू कर दी थी जिसके जरिए भविष्य में वो भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी बने। वो जेनजी ही तो थे। नेहरू जी इंग्लैंड से लौट कर आए 1912 में, 23 साल की उम्र थी। भारत लौटे और कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने चले गए, यानी आंदोलन में शामिल हो गए आज़ादी की लड़ाई में। ये भी जेनजी थे। सुभाष चंद्र बोस 1921 में 24 साल की उम्र थी। आईसीएस की नौकरी छोड़कर भारत लौटे और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए। यानी भारत को आज़ादी दिलाने वाले महानायकों ने अपना रास्ता जेनजी के दौर में ही चुन लिया था, यानी जब वो उस उम्र में थे जिन्हें आज हम जेनजी कहते हैं। लेकिन उनके संघर्षों से मिली आज़ादी का लाभ उठाकर जिनके हाथ में सत्ता शासन के सूत्र हैं, वे चाहते हैं कि हमारे दौर की जेनजी शांत बैठी रहे। अहिंसा की बात तो समझ में आती है, लेकिन वो अपने सवाल ना उठाए। वो अगर वोट चोरी हो रही हो, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, तो इस पर बोले नहीं, सड़क पर ना निकले। और अगर इसका आह्वान इस देश में नेता प्रतिपक्ष करते हैं तो इसका मतलब अराजकता को बढ़ावा देते हैं। तो क्या ये सारे लोग अराजकता थे, अराजक थे, अराजकता चाहते थे? वैसे ये कभी मुमकिन नहीं है कि जेनजी शांत बैठी रहे। हालात खराब होंगे तो वो बोलेगी ही। क्या यह है मुमकिन कि वो चुप रहे? इतिहास बोध कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इतिहास का एक सबक ये भी है कि इतिहास से कोई सबक नहीं लिया जाता, कम से कम शासक तो नहीं लेते। मंगलेश डबराल हिंदी के एक मशहूर कवि हुए हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। वे अपनी कविता तानाशाह शीर्षक से उनकी कविता है, उसके अंत में जो लिखते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने आखिरी लाइनों में लिखा है कि इतिहास में कई बार तानाशाहों का अंत हो चुका है। इतिहास में कई बार तानाशाहों का अंत हो चुका है, लेकिन इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि उन्हें लगता है कि वे पहली बार हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर सच बताने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो शो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।